कैप्शन के एक सवाल और बाकी सवाल जो उनकी वीडियोस में आपको भेज दूंगा उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी। सो बेटा ये एक सवाल है आपके सामने। डेप्शन का जब भी सवाल आएगा ना तो एक चीज और आती है जिसको हम प्यार से कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कहते हैं खर्चे को, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, साल से ज्यादा बेनिफिट देता है। स्पेशली जब भी हम कोई नॉन करेंशियल बाय करते हैं तो उसकी परचेज प्राइस हमारे लिए क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। फिर परचेज प्राइस के साथ साथ हम कुछ और खर्चे भी करते हैं। तो अगर वो खर्चे इस नेचर के हैं कि वो बार बार करने पड़े, वो खर्चे इस नेचर के हैं कि वो साल के अंदर कंज्यूम हो जाए, तो फिर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। लाइक आपने एक नॉन करेंशियल परचेज किया 1 लाख रुपए का, ये 1 लाख क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें हम नॉन करेंशियल के अकाउंट में जाके उसको डेबिट कर देते हैं। फिर जब आपने गाड़ी खरीदी उसमें फ्यूल डाला, तो फ्यूल आप हर दफा फिल करवाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाड़ी की ट्यूनिंग करवाई, मेंटेनेंस करवाई, वो हर साल करवानी है, हर महीने करवानी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर रखा, ड्राइवर को सैलरी दे रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक तो गाड़ी की परचेज प्राइस। परचेज प्राइस के अलावा हम गाड़ी पे कुछ और खर्चे करते हैं जो कि लाजमी होते हैं, जो कि लाजमी होते हैं। और उसका फायदा ये होता है कि या तो आपकी गाड़ी आपके इस्तेमाल में आ जाती है, या आपकी गाड़ी की वैल्यू में इजाफा हो जाता है। लाइक आपने गाड़ी खरीदी, उसमें एसी नहीं था, आपने एसी लगवाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने गाड़ी खरीदी, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा दी, लीगल डॉक्यूमेंटेशन करा दी, गाड़ी की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि लाजमी होते हैं, उसके बगैर आप नॉन करेंशियल यूज नहीं कर सकते, आपके प्रेमिसेस में आ नहीं सकती। तो अगर मैं कोई मशीनरी खरीदता हूँ तो मशीनरी को डिलीवर भी कराना पड़ता है, खरीदने के साथ साथ डिलीवर भी कराना पड़ता है। फिर डिलीवर करने के बाद उसको प्रॉपर इंस्टॉल भी करना पड़ता है, तब जाके यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ परचेज प्राइस नहीं आता, और ना ही सिर्फ वो खर्चे आते हैं जो एक एसेट की वैल्यू में इजाफा कर दें लॉन्ग टर्म, बल्कि उसके साथ साथ कोई भी आप नॉन कैश बाय करते हैं तो बाय करते वक्त हमें हर वो खर्चा जो उसको इस्तेमाल में लाने के लिए जरूरी हो पहली दफा, वो खर्चा भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बनता है। सो यहाँ इसने आपको कुछ खर्चे दिए हुए हैं, और हमें इन खर्चों को बताना है कि ये कहाँ जाएंगे। तो ये प्रेमिसेस है, ये हमारा नॉन करंट एसेट है, तो ये खर्चा कहाँ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैं 1 लाख यहाँ लिख दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर है, ये कहाँ जाएगा। जी बेटा, आपसे आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ। 1 मिनट, कैपिटल में ओके बेटा, मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूँ सामने। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा, मैं लिख देता हूँ। अच्छा जी, हमें टिक लगाना है, हमें बता। चलो मैं अमाउंट लिख देता हूँ, टिक तो चलो बाद में उतरेगा, हम अमाउंट भी लिख देते हैं, क्या होता है। अच्छा, वैसे ख्याल कीजिए, पेपर में टिक लगाना है तो हम टिक ही लगाएंगे, ठीक है। आपने वो नहीं करना, मतलब अमाउंट नहीं लिखना, ये ख्याल कीजिएगा। अगर पेपर में बोलता है टिक लगाना है तो आपने टिक ही लगाना है, तो हम भी टिक लगा लेते हैं, चलो। कैरेज ऑन ऑफिस फर्नीचर। Ali opened on business on 1st April. On date she made the following payment by bank transfer. अब बेटा एक मिनट सब्र कीजिएगा, ये बेसिकली इसने बिजनेस अभी ओपन किया है, अभी इसने बिजनेस ओपन किया है। तो बिजनेस ओपन किया था तो उसने कुछ चीजें बाय की, प्रेमिसेस बाय किया, ऑफिस फर्नीचर बाय किया, फिर उस पर कुछ खर्चे किए। तो वो खर्चे जो पहली दफा इस्तेमाल में लाने के लिए जरूरी हों, वो खर्चे जिनके बगैर नॉन कन्वेंशनल आपकी फैक्ट्री में नहीं आ सकता हो, आपके इस्तेमाल में नहीं आ सकता हो, तो वो खर्चे कैपिटल में काउंट होते हैं। नॉर्मली लोग ये कहते हैं, जब एक चीज आप बाय करते हैं तो उसकी परचेज प्राइस जो है वो क्या है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज करने के बाद अगर आपने बाहर से मंगवाया था तो आप इंपोर्ट ड्यूटी भी देते हैं गवर्नमेंट को, इसके बगैर वो चीज़ आप रिसीव नहीं कर सकते पोर्ट से, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर कैरेज पे करते हैं, कैरेज के बगैर वो चीज़ आपकी प्रेमिसेस में नहीं आ सकती। तो जितने भी डिलीवरी चार्जेस हैं आपके प्रेमिसेस आने तक के, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। फिर उसको आप इंस्टॉल करवाते हैं, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है तो उसको प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि हमारे पास टुकड़ों में चीज़ आती है, फिनिश फॉर्म में नहीं आती। फिर हम उसको असेंबल करते हैं, एक दूसरे के साथ पार्ट्स जोड़ते हैं, समटाइम बड़ी हेवी मशीनरी होती है। तो ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी हमारी क्या नाम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट बनती है। और कुछ लीगल चार्जेस होते हैं जिसके बगैर वो चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या वो चीज़ आपके नाम पे नहीं हो सकती। ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसके बाद जो खर्चे होंगे फ्यूल के, वेजेस के, वो सारे रेवेन्यू होंगे। ठीक है।
तो ये इसने ऑफिस फर्नीचर को बाय किया और उसको लाने के लिए खर्चा किया है, डिलीवरी चार्जेस है, तो ये भी क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, अच्छा जी। वैसे कैरेज आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, अगर सवाल में खाली लिखा होता कैरेज ऑन गुड्स लिखा होता तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैरेज ऑन गुड्स। स्टेशनरी एंड स्मॉल ऑफिस इक्विपमेंट, इसके बारे में बताएं। स्टेशनरी एंड स्मॉल ऑफिस इक्विपमेंट, जी बेटा इसके बारे में बताएं। हाँ अच्छा जी, देखें आपकी बात सही है कि ये एसेट है तो ये कैपिटल रहना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला होगा। अच्छा, इसमें अब इसने ज़्यादा डिटेल नहीं दी, क्वेश्चन में ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, तो इसमें अब दो तीन बातें हैं। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम प्यार से कहते हैं मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट अगर नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे कुछ खर्चे बहुत कम होते हैं, उनकी वैल्यू बहुत बहुत कम होती है। मतलब आप देखें, इसने अभी प्रेमिसेस खरीदा 1 लाख रुपए का, ऑफिस फर्नीचर खरीदा 3,450 का, कंप्यूटर इक्विपमेंट खरीदा 1,600 का, और 30 रुपए का स्मॉल ऑफिस इक्विपमेंट। और एक ऑफिस इक्विपमेंट नहीं, इसमें स्टेशनरी भी शामिल है। स्मॉल ऑफिस इक्विपमेंट से क्या मुराद है, मतलब ऐसे समझ लें कि स्टेपलर कह लें, स्टेपलर कह लें, पेन होल्डर कह लें, छोटे मोटे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो ऑफिस में मौजूद होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, तो कोई भी छोटी मोटी मशीन, कटर कह लें, कटर कह लें जो पेजेस काटने में काम आता है। अब इसमें दो तीन बातें हैं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो चीज़ें हैं वैसे बाय नेचर तो एसेट है, क्योंकि नाम आ गया ऑफिस इक्विपमेंट का, लेकिन इनकी वैल्यू बहुत कम है, तो इसको कहाँ लिखना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिखना चाहिए, एक्सपेंस में लिखना चाहिए। स्टेशनरी के बारे में ये आता है कि नॉर्मली स्टेशनरी को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्या ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। पर साल के आखिर में जो स्टेशनरी बच जाए उसको फिर हम अपना प्री पेमेंट कंसीडर करते हैं और उसको एसेट मानते हैं। तो हम जब स्टेशनरी की बात करते हैं, स्टेशनरी इज लाइक परचेज, स्टेशनरी इज लाइक परचेज। परचेजेस क्या होता है, नॉर्मली आपका एक्सपेंस होता है, लेकिन उस परचेज में से कुछ माल बच जाए जिसको आप प्यार से इन्वेंट्री कहते हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। तो सेम इज स्टेशनरी। तो खाली अगर स्टेशनरी दिया होगा तो आपने इसको एक्सपेंस ट्रीट करना है, फिर इस स्टेशनरी में से जो माल बच जाता है वो हमारे लिए फिर अदर रिसीवेबल प्री पेमेंट के तौर पर काउंट होता है। तो यहाँ खाली स्टेशनरी लिखा हुआ है, प्री पेमेंट तो लिखा ही नहीं है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होगा। और ऑफिस इक्विपमेंट इसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है, अब अमाउंट देखेंगे बहुत कम होगा। तो अमूमन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं मल्टीलिटी कॉन्सेप्ट। समटाइम ऐसा भी होता है कि हम इस पर डेप्सिन भी नहीं लगाते, इस तरह के छोटे छोटे आइटम पे हम डेप्सिन भी नहीं लगाते, और इनको हम क्या करते हैं, सारा का सारा एक्सपेंस आउट कर देते हैं। अगर ये वाकई में कोई हाई लेवल के ऐसे ऑफिस इक्विपमेंट होते तो ये अलग से लिखता ही नहीं, इसमें 1,600 में ऐड करवा देता आपको। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। आगे चलते हैं। लीगल एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ प्रेमिसेस, इसके बगैर प्रेमिसेस आप अक्वायर नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा बेटा, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल, शाबाश। अच्छा, ये लाजमी खर्चा होता है, मैंडेटरी खर्चा होता है। ठीक है, अच्छा, और एक ही बार करना पड़ता है, बार बार भी नहीं करना पड़ता है। दो तीन बातें इसमें आ जाती है, एक ही बार करना पड़ता है, बार बार नहीं करना पड़ता, और ये लाजमी खर्चा होता है, इसके बगैर आप प्रॉपर्टी अक्वायर नहीं कर सकते। कंप्यूटर इक्विपमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट क्या कहते हैं, शाबाश, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, अब एक बात सुन लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम एक चीज खरीदते हैं, फॉर सपोज आपने वेंडिंग मशीन ली, वेंडिंग मशीन जैसे दुकानों में होती है आइसक्रीम बनाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए, तो वो वेंडिंग मशीन तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उस वेंडिंग वेंडिंग मशीन के साथ डिस्पोजेबल कप भी लेंगे, डिस्पोजेबल बोतल भी लेंगे, ताकि लोगों को कोल्ड ड्रिंक बना के दे सकें। तो वो जो डिस्पोजेबल कप हैं वो आप बार बार लेंगे, उस डिस्पोजेबल कप की वजह से मशीनरी की कोई वैल्यू नहीं बढ़ती, मशीनरी की वैल्यू अपनी जगह ही रहती है। तो ये जो डिस्पोजेबल कप हैं, डिस्पोजेबल बोटल्स हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। आपने एक प्रिंटर बाय किया, जाहिर सी बात है प्रिंटर बाय करेंगे साथ में प्रिंटर की आपको रिम भी लेनी पड़ेगी, पेजेस भी लेने पड़ेंगे। तो जो प्रिंटर के जो पेजेस हैं, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि उनके साथ साथ हमें दूसरे छोटे खर्चे भी करने पड़ते हैं। ठीक है, आपने कोई मशीन बाय की तो उसके साथ साथ आपको छोटे मोटे इक्विपमेंट भी बाय करने पड़ते होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, जो छोटा मोटा खर्चा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे कि प्रिंटर आप बाय करेंगे तो प्रिंटिंग पेजेस लेंगे, इंक कार्ट्रेज बाय करेंगे। ठीक है, ये इजाफी है। जब भी हम प्रिंटर लेते हैं, प्रिंटर में ऑलरेडी एक इंक कार्ट्रेज होती है उसमें,
ठीक है, ये उसका रिप्लेसमेंट है। हमने क्यों रखा हुआ है? ताकि एहतियातन अगर पुरानी खत्म हो जाए हम नहीं लगा सकें। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई खर्चा अगर दोबारा होता है तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कभी कभार सवाल में लिखा होता है हमने घर पे दोबारा से पेंट करवाया, रीपेंट करवाया, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे वैल्यू में नहीं इजाफा होता। बस एक चीज खत्म हो गई थी, आपने उसको बदल के दूसरी लगा दी, तो वैल्यू मेंटेन रहेगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? ओके। कह रहा है अमेलिया डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट हर नॉन करंट एसेट यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द फॉलोइंग रेट: प्रीमिसेस, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस कंप्यूटर इक्विपमेंट। शी डिसाइडेड दैट नो डेप्शन वुड बी चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ओके, बोले किसी और मेथड का नाम भी बताएं। तो कोई और मेथड कौन सा हो सकता है? जी बेटा। सर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, और उसके अलावा रिवॉल्यूशन मेथड है, ठीक है। अच्छा जी, अब वो बोला है कंप्यूटर इक्विपमेंट का अकाउंट बनाओ, बैलेंस द प्रोविजन फॉर डेप्शन। अच्छा जी, 2 साल का हमें बनाना है, 31 मार्च 2018 का, 31 मार्च 2019 का, ठीक है। और इसी तरीके से उसका अकाउंट ही बनाना है, बना लेते हैं। हमने 1 अप्रैल 2017 को वो बाई किए हैं, क्या सामान बाई किए हैं। तो हमारा जो पहला साल एंड होगा वो 31 मार्च 2018 पे एंड होगा, दूसरा। चलिए जी, कंप्यूटर इक्विपमेंट का बनाना है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट में क्या क्या जाएगा, पहले ये नोट कर लेते हैं। कंप्यूटर इक्विपमेंट में एक तो जाएगा 1600, ठीक है, उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। दूसरा जाएगा इंस्टॉलेशन, ये भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा, ठीक है। और इंक कार्ट्रिज प्रिंटर ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये 1600 एंड 100, ये बन जाएगा 1700। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1700 यहाँ पे डेबिट कर देंगे, रेफरेंस में लिख देंगे बैंक, ठीक है। डेट कौन सी थी, 1 अप्रैल थी मेरे ख्याल से। और दोनों साइड का टोटल करेंगे तो टोटल 1700 ही आएगा। तो ये 1700 क्या बन जाएगा, बैलेंस CD। और ये आ जाएगा हमारे पास 31 मार्च 2018। और यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल, ये हो जाएगा बैलेंस BD 1700। अगले साल दोबारा टोटल करेंगे दोनों साइड का। हमने कोई और मशीन ली नहीं है, कोई और मशीन ली होती तो हम लिख देते 1700, 1700, और ये 1700 बैलेंस CD बन जाएगा, ठीक है। डेट आ जाएगी 31 मार्च 2018। और यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल, बैलेंस BD 1700, ठीक है। इस तरीके से ये आसान सवाल है, जानबूझ के बच्चों को स्कोर देने के लिए दिया हुआ इसने। अब आते हैं डेफिनेशन का अकाउंट बना लेते हैं, मैं फिर भी देख लेता हूँ कि कोई इशू वगैरह नहीं हो। अच्छा जी, कंप्यूटर इक्विपमेंट में ये रेट लग रहा है 30%, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। आ जाए सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 31 मार्च 2018 को कंप्यूटर इक्विपमेंट डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो 1700 मल्टीप्लाई बाय 30% कितना है, जल्दी बताएं। 510, मैं 510 लिख देता हूँ। 3 लाइनें छोड़ के अगले साल की भी कर लेते हैं। 31 मार्च 2019। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हम पुराना डेफिनेशन माइनस करेंगे। ये इंडिविजुअल मशीन है, इसमें फिर ये होता है कि आप पुराना डेफिनेशन माइनस करते जाए। वो जो मैंने तरीका बताया था ना, OPD, वो वहां लगता है जब आप ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा हो, उसने कोई एसेट लिया, कोई बेचा, उस केस में लगता है। इंडिविजुअल कोई बनाना, इंडिविजुअल यानी एक ही मशीन है, तो इसमें सिंपल होता है। आपको उसकी कॉस्ट पता है, उसकी पुराना डेफिनेशन पता है, ये माइनस कर दें। 1700 में से 510 माइनस कर देंगे, यू विल गेट क्या नाम है, 1300।
और सॉरी 1200, और 1200 में 10 माइनस कर दें 1190। 1190 का 30% फाइंड करें, कितना आ जाएगा? 357। तो ये 357 में यहाँ लिख देता हूँ। और इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसको यहीं टोटल कर लेते हैं। ठीक है, यहीं भी टोटल के निशान लगा लेते हैं और ये लिख देते हैं 510 बैलेंस सी डी। यहाँ आ जाएगा 31 मार्च 2018, और ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 बैलेंस बी डी 510। और दोनों साइड का टोटल करेंगे। जी बेटा, टोटल कितना है? ये हो जाएगा 867। 867। तो यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस सी डी, और यहाँ हम लिख देंगे बैलेंस बी डी। डेट इधर आ जाएगी 31 मार्च 2019, और यहाँ आ जाएगा 1 अप्रैल 2019। ठीक है, अच्छा जी। 867, ओके। सर आगे चलते हैं। ऑन 30 September 2019, Amelia sold the office furniture as it was no longer suitable and received 1750 in cash. Calculate the total deduction on office furniture up to the date of disposal. ठीक है, डिस्पोजल वाले साल में हम डिडक्शन नहीं लगाते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब पहले ऑफिस फर्नीचर पे आते हैं। ऑफिस फर्नीचर में क्या क्या आएगा, पहले हम ये चीजें नोट कर लेते हैं। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर में आपका ये आएगा 3450। फिर कैरेज ऑन ऑफिस फर्नीचर ये भी आएगा, तो ये हो जाएगा 3500। बाकी कोई चीज़ नहीं आएगी ऑफिस फर्नीचर में। तो 3450 एंड 50। 3450 एंड 50। अब ये आपने करना है, आपने करना है। ये हो जाएगा 3450 एंड 50, 3500 हो जाएगा। तो 3500 का ऑफिस फर्नीचर हमने लिया था 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इस पे जो पहली डेप्शन लगेगी वो लगेगी 31 मार्च 2018 पे लगेगी। फिर आपने बुक वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट डिडक्शन लगेगी वो लगेगी 31 मार्च 2019 पे लगेगी। एंड देन उसके बाद 31 मार्च 2020 आएगा, लेकिन उस साल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा साल 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2019 को 2020 को हमारा साल एंड होगा। तो इस दौरान आपने मशीन बेच दी थी, तो फुल ईयर पॉलिसी है, डिस्पोजल वाले साल में नहीं लगाते, तो उसके लिए नहीं लगाएंगे। सिर्फ 2 सालों के लगाएंगे क्योंकि इन 2 सालों तक ये मशीन थी और 31 मार्च 2020 को हमारे पास मशीन नहीं थी, तो उस वाले साल नहीं लगाएंगे। तो मुझे बता सकते हैं कि डेप्शन कितनी आई? अच्छा, ऑफिस फर्नीचर का रेट कितना है, मैं देख लेता हूँ। रेट है 20%। कितना? 20%। तो बताएं, अगर 20% लगाएं 3500 का, तो कितना आएगा आंसर? 700। ये 700 आप इसमें से माइनस कर दें। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, माइनस करते जाएंगे। तो हमारे पास बाकी अमाउंट जो बचेगा वो बचेगा 2800। ठीक है, 2800 का 20% निकालें, 560। ठीक है, ये माइनस कर देंगे तो आपके पास बुक वैल्यू आ जाएगी। 2800 में से 500 माइनस करेंगे, 2240। ये कहलाती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू किसको कहते हैं? डेप्शन माइनस करके जो आंसर आ रहा है। लेकिन सवाल में से टोटल डेप्शन मांगी है, तो हमें अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। हमें लिखनी पड़ेगी टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 700 प्लस 560। 700 प्लस 560 कितना हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। ये आपने इस तरीके से वर्किंग करनी होगी। अच्छा जी, गेन एंड लॉस फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो मैंने आपको सिखाया था कि आप डिस्पोजल का अकाउंट बना लें। ठीक है, मैंने एक तरीका आपको बताया था। अच्छा, कभी कैलकुलेट का सवाल आ जाए ना, कैलकुलेट गेन एंड लॉस, तो उसमें फिर अकाउंट में प्रॉपर रेफरेंस लिखना जरूरी नहीं है। पेपर में सवाल आ जाए डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, तो प्रॉपर रेफरेंस लिखना जरूरी होता है। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे डायरेक्ट करेंगे? बहुत आसान है। आपको अकाउंट बनाना है, सबसे पहले कॉस्ट लिखनी है।
कॉस्ट कितनी थी? 3,500। जो एसेट हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी? 3,500। फिर उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? वो थी 1,750। ये क्रेडिट कर दें। फिर उसकी लिखनी है डेप्रिसिएशन, वो थी 1,260। ये भी क्रेडिट कर दें। ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा? आप दोनों साइड का टोटल करें, कौन सी साइड हायर है। अगर डेबिट साइड हायर है तो ये आपके लिए क्या होगा? लॉस होगा। तो ये 3,500, 3,500 और डिफरेंस कितना है? -1,260 -1,750। तो ये 2,700 2,810 हो जाएगा। 490। हाँ, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, सही 490 हो जाएगा। 490 हो जाएगा। हम इसके आगे लिखेंगे IS, और बेहतर है इसके आगे लिख दें लॉस, क्योंकि इसने बोला हुआ है तो हमें बताना पड़ेगा ये लॉस है। अच्छा, एक और तरीका भी है इसका, वो भी नोट डाउन कर लें। वो तरीका ये है कि एक फॉर्मूला याद रख लें जो हम यूज करते हैं ज्यादातर शॉर्टकट के तौर पे। वो है सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, प्लस में आंसर आए तो ये गेन है, माइनस में आंसर आए तो ये क्या है? हमारे लिए लॉस है। सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू गेन एंड लॉस। सेल प्रोसीड किसे कहते हैं? कि जो चीज मैंने बेची उसके अगेंस्ट पैसे कितने रिसीव किए, उसको कहते हैं सेल प्रोसीड। और बुक वैल्यू किसे कहते हैं? कॉस्ट में से टोटल डेप्शन माइनस कर दी बुक वैल्यू कहलाती है। तो आपने चीज बेची थी, वो कितने की बेची थी? वो 1,750 की बेची थी। ये सेल प्रोसीड हो गई। माइनस बुक वैल्यू आपने ऊपर इधर फाइंड की है, 2240। 2240 यहाँ लिख दें। ठीक है। सेल प्रोसीड से बुक वैल्यू माइनस कर दें। तो आप अच्छा, एक तरीका ये भी होता है बुक वैल्यू फाइंड करने का, जो आपकी कॉस्ट है उसमें से टोटल डेप्शन माइनस कर दें, ये भी होता है। और एक तरीका ये होता है कि डेप्शन आप माइनस करते जाएं, बुक वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताएं? 1,750 माइनस 2240, 490 आएगा। अच्छा जी, इसका आंसर आएगा 490। अच्छा, पेपर में माइनस मत लिखिएगा। अगर माइनस लिख भी दिए तो माइनस में मार्क नहीं देगा, आपको बताना पड़ेगा ये लॉस है या गेन है। तो इसके आगे लिख दिया करें, डिस्क्रिप्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा लॉस है, एक ये तरीका भी है। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो पेपर में कैलकुलेट का वर्ड आ जाए तो आप कोई भी तरीका यूज कर सकती हैं। चलिए जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सवाल तो मैंने करवा दिया था आपको, ऑफिस इक्विपमेंट वाला, डिस्पोजल वाला। एक दो सवाल और करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलें जी, ये थोड़ा चेंज सवाल है, इसको जरा ट्राई करते हैं। Bayani depreciate his fixture and fitting using the straight line method of depreciation. He provided a full year depreciation in the year of purchase and none in the year of disposal. He provided the following information. Fixture and fitting इसने ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। Accumulated depreciation का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। There were no addition and disposal during the year ended 31st December 2014. Calculate the rate of depreciation Bayani is applying. क्या सवाल है भाई, अजीब सवाल है जी बेटा। क्या ख्याल है? रेट फाइंड करने का तरीका पता है आपको? इसमें क्या होगा देखिए बेटा, इसमें पहले डेप्शन चार्ज निकालना पड़ेगा। जो इस साल हमारा डेप्शन चार्ज फॉर द ईयर आया था ना, जो IS में फिगर गई थी, हमें वो निकालना पड़ेगा। तो इसने सवाल में आपको दिए हुए ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 12,780। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 17,040। और इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बताएं? वो हमारा इनकम स्टेटमेंट ना चार्ज हो जाएगा। देखिए, कभी कभार टी अकाउंट मिसिंग फिगर फाइंड करने के लिए भी बनाते हैं। आपने भी रिसेंटली इनकम रिकॉर्ड पढ़ा होगा, उसमें हम सेल्स की फिगर फाइंड करते थे, परचेज की फिगर फाइंड करते थे, ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेबल का अकाउंट बना के। तो ये आ जाएगा 4260। ये हमारा डिडक्शन चार्ज फॉर द ईयर है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो जो हमारे पास एसेट की कॉस्ट होती है उस पर हम लगाते हैं। अब इसमें ना हमने कोई चीज बाय की है, ना हमने कोई चीज बेची है। मतलब OPD अगर मैं सोचूं भी ना, तो जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, जो हमारा परचेज है, -D मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। तो ना ही इस सवाल में डिस्पोजल है, ना ही इस सवाल में परचेज है। और आप देख सकते हैं जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है। तो फिर इसी पे ही लगाते हैं परसेंटेज, इसी पे लगाते हैं। तो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ये जो IS की फिगर आई थी ये कैसे आई थी, इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ।
इसके लिए हमने क्या किया होगा, 42,600 को मल्टीप्लाई किया होगा 1% से, जो कि मुझे नहीं पता, और मेरे पास आंसर आया होगा 4260। तो क्या ख्याल है मैं फाइंड कर सकता हूँ? यस सर। 4260 डिवाइडेड बाय 42,600 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, अगर परसेंटेज दी हुई हो, आंसर आ जाएगा 10%। इस तरीके से हम रेट फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां तक मेरी बातें क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। एडिशनल इन्फो। ऑन 1 मई 2015 बयानी बॉट न्यू फिक्शन एंड फिटिंग कॉस्ट 12,000 पेइंग बाई चेक। नेक्स्ट ईयर बेटा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसका जो 31 दिसंबर 2014 तक इसका साल एंड हो गया और आपका सब कुछ आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब नेक्स्ट ईयर वो क्या कर रहा है, उसने एक इक्विपमेंट सॉरी एक फिक्सर और बाय किया 12,000 का। ठीक है, ऑन 1 अगस्त 2016 ही सोल्ड फिक्सर एंड फिटिंग विच हैड कॉस्ट 10,000 and on which 4 year debt has been provided, the purchaser paid बयानी in cash। ठीक है, इसने एक फिक्सड एंड फिटिंग बेच दिया, उसकी कॉस्ट ये थी, और उस पर 4 साल की डेप्शन प्रोवाइडेड थी, 4 साल की डेप्शन निकालनी पड़ेगी। द परचेजर पेड बयानी इन कैश। ओके, नेम द बुक्स ऑफ ओरिजिन एंट्री यूज ऑन 1 मई 2015 एंड 1 अगस्त 2016। ओके, अब इसमें बंदे ने बाय चेक पैसे दिए हैं, कौन सी बुक आई होगी? सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है, कैश बुक। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जब हम एक चीज डिस्पोज करते हैं तो उसकी 4 एंट्री होती है। कितनी एंट्री होती है? 4 एंट्री होती है। वो एंट्रीज मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, वहां से देख लीजिएगा वीडियो से एंट्रीज जो हैं, क्योंकि अभी सवाल रह जाएगा। उसमें एक एंट्री होती है हमारे पास रिमूवल ऑफ कैश, सॉरी रिमूवल ऑफ कॉस्ट। रिमूवल ऑफ कॉस्ट की एंट्री क्या होती है, हम जो फिक्सड एंड फिटिंग का अकाउंट होगा वो क्रेडिट करेंगे, डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो वो कौन सी बुक में जाएगा? जनरल जनरल में जाएगा। दूसरी एंट्री होती है रिमूवल ऑफ टोटल डेप्रिसिएशन। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अकाउंट डेबिट हो जाता है, और डिस्पोजल हर एक में आएगा, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। आप डिस्पोजल को देख लेना, डेप्रिसिएशन कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पे आती है, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी? जनरल जनरल में जाएगी। उसके बाद एंट्री होती है रिसीट की, जो पैसे आपने रिसीव किए, कभी कभार उधार भी हो सकता है, जरूरी नहीं है पैसे रिसीव करें। रिसीट कहाँ आएगा? कैश बुक में आएगा, यहाँ पैसे इसने कैश में रिसीव किए हैं। और आखिर में एंट्री होती है गेन एंड लॉस की। तो इस एंट्री में क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट या डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, और करस्पॉन्डिंग एंट्री डिस्पोजल में जाती है। तो ये जो तीन तीन ट्रांजेक्शन है, ये वाली ये वाली ये वाली, इसमें कोई कैश बुक नहीं आता, और ना ही परचेज है, ना ही सेल है, ना ही परचेज रिटर्न है, ना ही सेल्स रिटर्न है। तो ये तीन ट्रांजेक्शन किस में जाती हैं? ये जाती हैं जनरल जनरल में जाती है। तो इसमें हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा कैश बुक, और दूसरा आंसर आएगा जर्नल जर्नल। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। बोल रहे ये बताएं फिक्शन एंड फिटिंग की साल के आखिर में कॉस्ट कितनी आएगी? तो कर लेते हैं सर, जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास साल के शुरू में कितने थे? 31 दिसंबर 2014 को इतने थे। तो 1 जनवरी 2015 को कितने होंगे? 42,600। ठीक है, फिर हमने कितने के और बाई किए? जो हमने बाई की ऐड कर देंगे, हमने 12,000 के और बाई किए, तो ऐड कर देंगे 12,000। और फिर हमने जो बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी? उसकी कॉस्ट थी 10,000, ये क्रेडिट कर देंगे। तो मुझे बताएं बैलेंस शीट कितना आएगा? 42,600। वैसे सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस लें। हम 31 दिसंबर 2015 तो खड़े हैं ना, तो आप इसकी ओपनिंग डेट पे चले जाएं। ओपनिंग डेट होगी 1 जनवरी 2014, सॉरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 हो या 31 दिसंबर 2014 हो, बात एक ही है। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस ये होगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा वो साल का ओपनिंग होगा। ये परचेज किया था, ऐड करें, ये हमने बेचा, ये माइनस कर दें। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 44,600। अगला सवाल, वो बोले नेक्स्ट ईयर बैलेंस कितना होगा? तो नेक्स्ट ईयर बेटा हम दोबारा अकाउंट बना लेते हैं, जो हमारा इस साल का क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमने कुछ बेचा है? नो सर। कुछ खरीदा है? नो सर। तो सेम ही हमारा
बैलेंस सीडी हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ये बाल सफा तंग करने के लिए ऐसा करता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे बोल रहा है ये बताएं डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर बता दें, 2015 की बता दें। तो वैसे चीजें इसने बहुत ज्यादा पूछी हैं, तो मैं टी अकाउंट ही बना लेता हूँ, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, डेप्सन का पहले ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। अक्यूमुलेशन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 17,040। हम लिख देते हैं 17,040। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, आई एस लिख देते हैं। अच्छा, ये एस एल एम है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट है। तो आपको ये वाला तरीका याद करना पड़ेगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये सवाल में सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस ये है 42,600। परचेजेस कितनी है हमारे पास? 12,000। और डिस्पोजल कितना है? 10,000। जो आंसर है मल्टीप्लाई कर दें 10% से। ओपीडी, बताएं क्या आंसर आएगा? डेप्सन चार्ज फॉर द ईयर कितना है? 4460। कोशिश क्या करें, वर्किंग शो किया करें। जब अगर वर्किंग कॉलम बनाता है ना, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ बेहतर ये है कि भले साइड पे करो लेकिन यहाँ शो कर लिया करो। तो यहाँ इस तरीके से आप काम कर सकती हैं, प्लस 12,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4460। ठीक। अच्छा जी, अब वो कह रहा है बैलेंस सीडी बताओ, डेप्सन का बैलेंस सीडी बताओ। तो एक मसला है, जो चीज आपने बेची है ना, जो चीज आपने बेची है ये रही, इसकी डेप्सन रिमूव करनी पड़ेगी। तो इसके बारे में इसने बोला है कि इसकी 4 साल की डेप्सन हो चुकी थी। तो 10,000 की एक चीज थी, ठीक है, 4 साल डेप्सिट हो चुका है। तो कितना परसेंटेज है? 10%। पहले साल की डेप्सिट कितनी हुई होगी? 1,000। नेक्स्ट ईयर की कितनी हुई होगी? 1,000। थर्ड ईयर की कितनी हुई होगी? 1,000। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है ना बेटा, आरबीएम नहीं है। तो 4 साल की डेप्सिट हम लगा चुके हैं इसके ऊपर, ये इसने हिंट दिया। तो 4 साल की डेप्सिट कितनी बनेगी? 4,000 बनेगी। ये हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ये हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो आपके पास बैलेंस शीट आ जाएगा। बता दें बैलेंस शीट कितना है? जी गाइस जल्दी बताएं, बैलेंस शीट कैसे फाइंड करेंगे? 17,040, 4460 माइनस 4,000। थोड़ा स्पीड दीजिएगा, क्लास का टाइम हो जाएगा। 17,500 मैं लिख देता हूँ, 17,500। ठीक है। अच्छा जी, 17,500 ये बैलेंस सीडी हो गया। और आगे जाके दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ये बैलेंस बीडी हो जाएगा 17,500। वो बोल रहा है ये बताओ 2016 में डिविजन कितनी होगी? ठीक है, तो 2016 का डेल्टा ये रहा। ना ओपनिंग है ना सॉरी, ना परचेज है ना डिस्पोजल है। जो आपका ओपनिंग है यही आपका क्लोजिंग है। तो सिंपल, ओपनिंग पे लगा लें या क्लोजिंग पे लगा लें, बात एक ही है। तो 44,600 पे हम लगा लेते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि 2016 में आपके पास ऐसे इतने ही थे। मतलब ना, ना आपके पास डिस्पोजल था ना आपके पास परचेज था। तो 44,600 पे आप लगाएं 10%। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4460। हम लिख देते हैं 4460। वो बोला ये बताएं कि हमारा अक्यूमुलेट कितना बनेगा? तो सिंपल है बेटा, ये आपके सामने अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें जाके लिख दें 4460। ये हमारी 2016 की डेप्रिसिएशन है। और 17,500 प्लस 4460 कितना हो जाएगा? जी, 21,900। मैं लिख देता हूँ 21,900। ठीक है, आगे चलते हैं। वो बोला ये बताएं हमारी डेप्सन चार्ज की एंट्री क्या होती है, हम क्या डेबिट करते हैं क्या क्रेडिट करते हैं? तो जब डेप्सन चार्ज हमारा एक्सपेंस है, तो इनकम स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। यहाँ शॉर्टकट मत लिखिएगा, यहाँ आईएस पूरा लिखिएगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो अकाउंट होता है, ये भी पूरा वर्ड लिखिएगा इसका। ये हमारे पास क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है ये बताएं जब हम डेप्सन रिमूव करते हैं, डिस्पोजल में ट्रांसफर करते हैं, उसकी क्या एंट्री होती है? तो जब जब डेप्सन को रिमूव करते हैं, तो हम प्रोविजन के अकाउंट को क्या करते हैं? एंट्रीज आपको बेटा डिस्पोजल की याद करनी पड़ेंगी। मैं अभी आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक है, और क्रेडिट क्या करते हैं? डिस्पोजल करते हैं। डिस्पोजल की 4 एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं सब में डिस्पोजल आएगा, एक डिस्पोजल तो कंफर्म है। ठीक है। अच्छा जी,
नेम वन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अदर देन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सिंपल। तो आप कोई भी मेथड बता दें, रिवोल्यूशन लेने हैं और उसकी कैलकुलेशन का तरीका बता दें। ओपनिंग वैल्यू प्लस परचेज माइनस डिस्पोजल, इसमें लिख दीजिएगा बुक वैल्यू, खाली माइनस डिस्पोजल में दिया है, और माइनस क्लोजिंग वैल्यू। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास सवाल हो गया। तो ये मैंने आपको डेप्शन के बारे में, फुल ईयर के बारे में बता दिया है। बाकी मैं वीडियोस भेजता हूँ, उनमें से देख लीजिएगा। एंड मंथली में आपको फिर कल आपको आइडिया दूंगा मंथली और एरर का।